हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस। तो यहाँ पर हम केवीएस पीजीटी कॉमर्स के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, क्योंकि ये जो टॉपिक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये दोनों में है। केवीएस पीजीटी कॉमर्स में भी है और यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के अंदर ये टॉपिक्स इन्वॉल्व है। तो इसीलिए हमारे लिए ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं। एक तरह से ये मान लीजिए ये एक, क्योंकि 11th और 12th का बेस होता है और 11th और 12th के लिए ही हम लोगों का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसीलिए ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं के बेसिक से बनते हैं। बेसिक समझते हो आप? बेसिक का मतलब डेप्थ में जाकर के चीजें पूछी जाती है कि भाई आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है। सॉरी। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक को, तो आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो व्हाट द अधिगम मंत्रा इज डूइंग, अधिगम मंत्रा भी यही कर रहा है ना भाई। हम आपको एक एक चीज एक एक टॉपिक डिटेल डिस्कशन के साथ ऑन स्क्रीन सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो और आपको अपनी प्रिपरेशन करने में भी आसानी हो, ताकि आप इजीली अपना जो एग्जाम है उसको क्या कर सकें, क्वालिफाई कर सकें। है ना? क्लियर है ना इतनी बात? तो अभी रिसेंट में हमने जो किया है वो अकाउंटिंग फॉर कंपनी हमारा चल रहा है ना। तो शेयर्स को इशू हम कर चुके हैं, फॉरफेट और रीइशू हम कर चुके हैं, है ना। लास्ट वीडियो में हमने डिबेंचर्स को इशू करना एट डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों कंडीशन में सीखा था। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि जब जो डिबेंचर्स हैं उनको कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश से अलग के लिए इशू किया जाता है। जैसे हमने शेयर्स को इशू किया था, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसकी जर्नल एंट्री बनाई थी। ठीक ऐसे ही हम शेयर्स की जगह पर क्या करते हैं, डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मैंने किसी व्यक्ति से कोई एसेट खरीदी या किसी का कोई बिजनेस परचेज किया, तो उसे उस बिजनेस या उस एसेट के बदले मैंने पेमेंट ना करके क्या इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिए, है ना। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है? इसी कंडीशन को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। या जो प्रमोटर्स हैं, है ना, तो प्रमोटर्स को मैंने शेयर्स इशू ना करके क्या इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए। ये कंडीशन भी क्या कहलाएगी? कंसिडरेशन अदर देन कैश कहलाएगी, है ना। तो इसी के लिए इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से किया जाता है, तो वो एक बार आज हम लोग देखने वाले हैं। और साथ साथ में हम कोलेटरल सिक्योरिटी को भी समझेंगे कि कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और बैलेंस शीट में उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है वाली बात? तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन ही बन सकते हैं, और 2 या 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। एक किसी टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन तो बनते नहीं है, एक टॉपिक में से या तो एक क्वेश्चन बनता है या दो क्वेश्चन बनता है ना। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि आप तक वो चीजें पहुंचे जहां से क्वेश्चन बन ही बन सकता है ना। भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर बन जाएंगे तो उसमें आप लोगों का ही तो फायदा होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जहां पर हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। ये मैंने शेयर्स लिखा हुआ है, यहां पर आएगा डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। ठीक है। तो इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश में सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि ये होता क्या है। तो उसको समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि एक फर्म है, कंपनी है, ठीक है। और कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने एक एसेट परचेज करी। ये आपकी कंपनी हो गई, है ना। और ये आपकी एक कौन हो गया? वेंडर हो गया। क्या हो गया? वेंडर हो गया। तो वेंडर ने क्या किया है? वेंडर ने कंपनी को एक एसेट सोल्ड करी है। क्या करिए? एक एसेट सेल करिए। तो कंपनी ने वेंडर को क्या करा? भाई पेमेंट भी कर सकता है ना, बिल पेबल भी जनरेट कर सकता है और सिक्योरिटीज भी इशू कर सकता है। ये तीनों ही चीज कर सकता है।
तो अब जब आप कोई भी एसेट खरीदते हो या कोई भी बिजनेस खरीदते हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसको आप तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर दीजिए। एक ऑन परचेज ऑफ एसेट, दूसरा ऑन परचेज ऑफ बिजनेस या प्रमोशन एक्सपेंसेस, जिसको हम इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारा जो है इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, कैसे इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। एक सेकंड, ठीक, क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, फर्स्ट ले लेते हैं सबसे पहले, या इसको यहीं पर समझा देता हूं मैं तुम लोगों को, आसानी हो जाएगी। आप लोगों ने अगर इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ा होगा ना, तो आप इजीली कर लोगे। देखो, पहली जो एंट्री आपकी बनेगी वो बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। यहां पर बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट और टू लायबिलिटी अकाउंट, टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर या तो गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये इसके ऑप्शन में आएगा टू कैपिटल रिजर्व। क्या आएगा इसकी जगह पर? कैपिटल रिजर्व आएगा। इन दोनों में से कोई एक ही, दोनों नहीं आने के हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये तो हमने इशू ऑफ शेयर में भी किया था। और अगर आप बिजनेस परचेज करो तो जो आपने एसेट परचेज की है इंडिविजुअली, एक एक एसेट को आप लिखोगे, ऐसे ही एक एक लाइबिलिटी को क्या करोगे, लिखोगे, है ना, इंडिविजुअली। तो वेंडर्स अकाउंट या तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो गुडविल आएगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। अब इन दोनों की, है ना, समझ रहे हो ना, इन दोनों की एक कंबाइंड एंट्री बनती है। कंबाइंड एंट्री इन द सेंस कॉमन एंट्री, कंबाइंड नहीं, गलत बोल गया मैं, कॉमन एंट्री बनती है। और उस कॉमन एंट्री में हम वेंडर को क्या करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं। तो अगर आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो मेरे बच्चे आपकी जो एंट्री होगी वो बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, है ना, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट। अगर आपने पार पर किए हैं तो यही एंट्री बनेगी। पार मतलब 100 रुपए पर ही इशू किया, जैसे 100 रुपए का डिबेंचर और 100 पर ही आपने इशू कर दिया, तो यही एंट्री बनेगी। लेकिन अगर आपने डिस्काउंट पर किए हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। लेकिन अगर आपने प्रीमियम पर किए हैं तो एसपीआर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये और ये, इनमें से भी कोई एक आएगा, और ये इनमें से भी कोई एक ही आएगा। चलो इसका ना एक एग्जांपल समझ लेते तो आपको उससे समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखो, इलस्ट्रेशन ऐसे ही हाइपोथेटिकली कोई एक इलस्ट्रेशन ले लेता है ना, जैसे सपोज करो ए एम एल लिमिटेड। ठीक है, ए एम एल लिमिटेड है, ठीक है, इशूड 5,000
9% डिबेंचर ऑन डिबेंचर टू के एल लिमिटेड, है ना, टू के एल लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ रुपीज, है ना, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर रुपीज 4,50,000। कितने? 4,50,000। ठीक है ना, क्लियर है। तो पास द जर्नल एंट्री। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप एसेट परचेज कर लोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू के एल लिमिटेड, कितने रुपए से? 4,50,000 से, पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री में आप क्या करोगे, जो के एल लिमिटेड है उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो डेबिट तो 4,50,000 से ही होगा। टू, कितने परसेंट डिबेंचर इशू किए हैं? 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए के? 5,000 का डिबेंचर है और एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए मान लो, 5,00,000। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 50,000 रुपए यहां पर आ गए। तो ये जो 50,000 रुपए यहां पर डेबिट होंगे उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पर जो है शेयर्स इशू किए हैं, पहली चीज। तो आपसे क्या पूछ सकता है, यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है ना, या दोनों का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है ना, एक और इलस्ट्रेशन अपन लोग देख लेते हैं इसी का। तो आपसे क्या होगा ना उसका, देखो, जितना ज्यादा आप लोग इलस्ट्रेशन करोगे ना उतना ही ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो, ए एम एल लिमिटेड, है ना, ए एम एल लिमिटेड परचेस्ड सन्ड्री एसेट्स, है ना, ऑफ रुपीज 3,80,000। क्या ये दिख रहा है सबको? 3,80,000, चलिए ठीक है। 3,80,000 फ्रॉम जी के लिमिटेड, फ्रॉम जी के लिमिटेड। द पेमेंट इज टू बी मेड, है ना, द पेमेंट इज टू बी मेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर, बाय इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में जैसे रेट नहीं दिया हुआ था तो आप हाइपोथेटिकली ना कम से कम इसका 100 ही मानेंगे अगर नहीं भी गिवन होगा। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर। आपको इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करना है। किस किस केस में, है ना, 3 केस हैं। पहला केस है अगर हम डिबेंचर पार पर इशू करें, दूसरा केस है अगर हम डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करें और प्रीमियम कितने का देते हैं हम, 25% का, और तीसरा केस है अगर हम डिस्काउंट पर इशू करें और डिस्काउंट देते हैं हम कितने का, 5 रुपए का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक एक केस हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो बेटे पहला केस है पार पर है, पहले तो एक चीज समझो, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला शेयर्स में बता रखा है, परचेज कंसिडरेशन दैट इज 3,80,000, सॉरी 3,80,000। शेयर की वैल्यू कितनी है, 100। पहली कंडीशन क्या है, पार। तो इसको कितने से डिवाइड कर दो, 100 से। तो कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे, 3,000
800 डिबेंचर्स। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा केस क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। तो सेम परचेज कंसिडरेशन तो सेम ही है। शेयर की वैल्यू 100 थी, 25% का प्रीमियम है, तो 3,80,000 को हमें किससे डिवाइड करना है, 125 से। तो जब हम इसको 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3040, लगभग लगभग यही आ जाएगा मेरे ख्याल से तो डिवेंचर। अब अगर हम सी की बात करें तो सी पे 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो परचे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना है ना। ऊपर मैंने क्या लिख दिया, शेयर लिख दिया क्या, डिबेंचर ही है। नंबर ऑफ डिबेंचर, परचेज कंसिडरेशन कितना है, 3,80,000 का, डिवाइडेड बाय शेयर कितने का है, 100 रुपए का, डिस्काउंट कितने का जा रहा है, 5 का, तो 3,80,000 पे किससे डिवाइड करोगे, 95 से। तो जब आप इसको 95 से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 4,000। कितने आ जाएंगे आपके पास, 4,000 डिबेंचर्स आपके आ जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या एक्चुअली समझा क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, व्हेन असेट्स परचेज्ड, ये ए है, तो इसमें आपकी एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, पहली एंट्री। दूसरा केस है आपका व्हेन बिजनेस परचेज्ड, तो यहां पर आपकी एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी गलत लिख दिया, वेंडर आएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट। लेकिन साथ साथ में यहां पर एक चीज और आएगी, वो आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये जो दोनों केस हैं, इन दोनों ही केस में एक कॉमन एंट्री बनेगी जिसको हम दूसरी एंट्री का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। ये ए के बाद भी बनेगी और बी के बाद भी बनेगी, केस 1 और केस 2। वो क्या होगी, वो होगी वेंडर्स, ओहो ये सही कर रहा था मैं, ये यहां एसेट ही आएगा, एक मिनट दे। एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर। एक मिनट, ये मैंने करा क्या है, एक मिनट रुको जरा, इसको यही रोको, ये मैंने बिजनेस परचेज वाली एंट्री गलत कर दी है, एक मिनट देना। ये मैंने दोनों एंट्री मिक्स कर दी है, 2-% डिवेंचर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ये मैंने इसके बाद वाली ही एंट्री बना दी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। इसको भी हटाता हूँ। जब बिजनेस परचेज करते हैं तो हमारी जो एंट्री बनती है वो बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट
टू वेंडर्स अकाउंट, ये बिजनेस परचेज करते हुए बनती है। फिर इसमें आती हैं दो चीजें, सॉरी, गुडविल अकाउंट डेबिट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी, ये है ना। अब आओ नीचे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब इससे पहले आप एक चीज ये समझिए कि वेंडर अकाउंट डेबिट में कभी कभी तो आप कुछ पेमेंट भी कर दोगे टू बैंक अकाउंट, और कभी कभी आप बिल भी दे दोगे टू बिल्स पेबल अकाउंट, कि भाई हम 3 महीने के बाद इसका पेमेंट कर देंगे। और फिर आप क्या करोगे, आप बाकी के लिए डिबेंचर इशू कर दोगे। ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे आपने इशू ऑफ शेयर में किया था। अब फिर सर इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अब जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो वो डिस्काउंट पर भी इशू किए जा सकते हैं, और वो प्रीमियम पर भी इशू किए जा सकते हैं। तो अगर डिस्काउंट पर है तो ये, और अगर प्रीमियम पर है तो ये। अब लेकिन सर इसमें नंबर ऑफ शेयर में कैसे निकलेंगे वो और बता दो एक बार। देखो, नंबर ऑफ डिबेंचर जो हैं वो कैसे निकलेंगे, परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस एसपीआर माइनस डिस्काउंट। क्लियर है? तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर। ठीक। अच्छा, इसमें ना एक चीज और भी आती है, और वो क्या है, वो है आपकी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। हो सकता है आज आवाज थोड़ी भारी लग रही हो आप लोगों को, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ी बहुत जो गड़बड़ हो रही है ना ऊपर नीचे, वो इसी वजह से हो रहा है। इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो इनकॉर्पोरेशन के केस में तो मैंने आपको एक ही एंट्री बताई थी, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट। सिंपल कहानी, इसके अलावा तो इसमें कुछ बनेगी ही नहीं। तो ये जो आपका टॉपिक है, कौन सा वाला, इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो इसमें सिर्फ यही चीजें हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है ना। अभी जो अपन लोग करने वाले हैं दूसरा, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वाला जो टॉपिक है, अगर देखो बहुत सीधी सीधी बात है, अगर आपने इशू ऑफ शेयर करा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि शेयर की जगह आपने खाली डिबेंचर ही तो लिखा है, बल्कि शेयर भी नहीं लिखा ना, तो हमें तो जो शेयर कैपिटल थी उसकी जगह पर हमें केवल और केवल क्या लिखना था, -% डिबेंचर ही लिखना था, बाकी तो सारी चीजें एज इट इज ही है ना। सॉरी, है ना। तो अभी दूसरा जो टॉपिक अपन लोग करने वाले हैं उसको अब बोलता है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्या, कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब बहुत सारे बच्चे तो ये कहेंगे सर ये होता क्या है, पहले तो यही बता दो। तो चलो भाई इसी को जान लेते हैं। देखिए, कंपनी, बैंक या कोई पर्सन, वैसे बैंक ही ले लेते हैं, है ना, बैंक ही ले लेते हैं, फालतू क्यों और लोगों को ऐड करना। लिमिटेड और बैंक, बैंक ने, कंपनी बैंक के पास गई कि हमें लोन दे दो। क्या दे दो, लोन दे दो। कितने रुपए का, 10 लाख का।
कितने का? 10 लाख का। बैंक कहेगा सिक्योरिटी लाए हो क्या? बैंक तो कंपनी कहेगी जी लाए हैं। तो कंपनी ने सिक्योरिटी में 7 लाख रुपए की एक एसेट रख दी। क्या रख दी? एक एसेट रख दी। इस सिक्योरिटी को जो कहा जाता है उसे, इस सिक्योरिटी को कहा जाता है प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या कहा जाता है? प्राइमरी सिक्योरिटी। तो बैंक ने कंपनी से कहा कि भाई 7 लाख की सिक्योरिटी पर हम 10 लाख का लोन तो दे नहीं सकते, हमें तो और कुछ भी दो, तब हम आपको 10 लाख का लोन पास करेंगे। कम से कम 9,50,000 आपको पे करना पड़ेगा, कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा या कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तब जाकर के हम आपको 10 लाख रुपए का जो लोन है वो क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। अब कंपनी ने कहा कि साहब ऐसा है, लोन तो चाहिए और हमारे पास एसेट भी नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है ना? तो अब बताइए क्या करना है? तो उन्होंने कहा सर लोन नहीं मिल सकता। अब वापस आए, डिस्कशन हुआ, तो फाइनेंशियल मैनेजर ने कहा कि साहब एक काम करते हैं, बैंक हमारे पास कुछ डिबेंचर्स पड़े हुए हैं 15% वाले। क्या पड़े हैं? 15% वाले कुछ डिबेंचर्स पड़े हुए हैं, तो वो हम किसको दे देते हैं? बैंक को दे देते हैं। तो सब एग्री हो गए कि भाई बात सही है। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स क्या करे? एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। कैसे? सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में किसको दे दिए? बैंक को दे दिए। मेरे बच्चे ये जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है इसी को कहा जाता है कोलेट्रल सिक्योरिटी। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई कि कोलेट्रल सिक्योरिटी होती क्या है? होपफुली आ गई होगी। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो देखना है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो बेटे इसके दो मेथड हैं, एक तो फर्स्ट मेथड है और एक है सेकंड मेथड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड में जैसे सपोज करो ए एल एम लिमिटेड, ए एल एम नहीं ए एम एल, ए एल एम लिमिटेड, ठीक है ना, ऑब्टेन अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ ₹6 लाख, है ना, फ्रॉम देना बैंक, राइट, एंड issued 5,000 10% debentures, 5,000 10% debentures of ₹100 each as collateral security। और लिख लो चलो, हालांकि ये collateral security ही मानी जाएगी। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जर्नल पास करेंगे। अच्छा, दो चीजें ध्यान में रखो, एक तो 5,000 डिबेंचर हैं 10% वाले और 6 लाख का लोन लिया है देना बैंक से, डिबेंचर की वैल्यू है ₹100। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। भाई बैंक से लोन लिया है ना, कितने रुपए का? 6 लाख रुपए का। तो वो तो एंट्री आप पास करोगे ही करोगे। अब क्या करोगे? आप बनाओगे बैलेंस शीट। ओके, बस इसी में ही समझना है आपको सारा कुछ, ये बैलेंस शीट का ही खेल है इसके अंदर सारा। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे बच्चे
ठीक है। तो लाइन भी, एक सेकंड रुको, इसको इसको हटा करके नॉर्मल ही लाइन बना देता हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही इधर उधर भाग रही है। ठीक है, ये आ गई आपकी एक लाइन। और यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, क्लियर कहानी। चलिए तो बेटे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा नोट नंबर, यहाँ आ जाएगी करंट ईयर की अमाउंट, और यहाँ आ जाएगी प्रीवियस ईयर की अमाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा, इसके बाद हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। बनाने जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है ना। अब इसमें हम ये ऐसे ही बना लेते हैं, हालांकि फॉर्मेट बनता है, तो हमने क्या किया है, चलो फॉर्मेट ही बना लेता हूं मैं। देखिए यहां पर, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और यहां आ जाएगा आपका अमाउंट। अब एक बात मुझे बताओ, आपने यहां पर क्या किया है, आपने बैंक से लोन लिया है, कितने का लोन लिया है? 6 लाख का लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? 6 लाख का। तो ये तो आप या तो शॉर्ट टर्म कंसिडर करोगे या लॉन्ग टर्म कंसिडर करोगे। वैसे तो ये लॉन्ग टर्म ही है, क्योंकि बैंक से तो लोन ज्यादातर लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही लिया जाता है। तो एक बात मुझे बताओ, बैंक से लोन लिया, आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी? तो आप कहोगे लाइबिलिटी। तो इसका मतलब ये यहां जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाले में, जिसका सबसे पहला पॉइंट होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या होगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज, और इसमें आएगा बैंक लोन। क्या आएगा इसमें? बैंक लोन, या इसको आप लिखो यहां पर, यहां से ले लेता हूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या लिखना है यहां पर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और यहां पर लिख लोगे 1। ठीक है। अब आ जाओगे नोट्स टू अकाउंट्स पर। नोट टू अकाउंट्स में पहला आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप लिख लोगे, क्या लिख लोगे? लोन फ्रॉम देना बैंक। लोन फ्रॉम देना बैंक। ठीक है ना। लोन लिया है, किससे लिया है? देना बैंक से लिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने का लोन है? 6 लाख का लोन है। यहां तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। अब यही जो 6 लाख रुपए हैं, ये बड़े प्यार से आप कहां पर लिख दोगे? यहां पर लिख दोगे 6 लाख रुपए। तो आपकी एंट्री हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर कहानी। अच्छा, शॉर्ट टर्म होता तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी की जगह क्या आ जाता? करंट लाइबिलिटी। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की जगह क्या जाता? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बाकी एज इट इज सब कुछ सेम रहता। तो अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या है कि हमने एक एंट्री पास करी है बैंक लोन रेज करने की, और हमने उसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया है, उससे उसकी जगह पर पहुंचा करके। ठीक है, तो ये तो पहला मेथड था। तो सर जो दूसरा मेथड है उसमें कौन सा कुछ है? सब कुछ तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है ना भाई, सब कुछ तो आपने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन अब बचे ही क्या है? तो अभी बचा है, तो आपने 5,000 डिबेंचर इशू किए थे, है ना।
वो बचे हैं। तो सेकंड मेथड में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। देखो सेकंड मेथड में भी लगभग लगभग सेम ही है। हाँ, कोई खास डिफरेंस नहीं आने वाला इसमें। एक बार इसकी टेबुलेशन देख लेंगे तो वो अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक। अब यहां पर अपन लोग बना लेंगे नोट्स। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हो गया। और यहां पर हम बना लेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट्स टू अकाउंट्स में हम बना लेंगे दो कॉलम। ठीक है। नोट्स टू अकाउंट। ठीक। तो यहां पर सिमिलरली पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट, और यहां पर आ जाएगा आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ठीक। सिमिलरली, चलो इसी को कर लेते हैं। ए क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? नॉन करंट लायबिलिटी। और उसमें आ जाएगा हमारा क्या? सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और ये बन जाएगा हमारा नोट नंबर 1। अब इसका नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेगा वो समझने वाली चीज है। तो पहला नोट किस चीज का है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। अब इसमें क्या करना है हमें वो देख लेते हैं। इसमें हमें लिखना है सबसे पहले तो लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम देना बैंक। तो कितने का लोन लिया है सर? 6 लाख का। पहली चीज। ठीक। दूसरी बात, अब आपको लिखना है आपने सिक्योरिटी कितनी इशू करी है सर? 5,000। वेरी गुड। कितने परसेंट है? 10%। 5,000, 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच। आएगा 100 ही। कितना हो गया? 5 लाख। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जो आप सिक्योरिटी किसी भी बैंक को दे रहे हो अगेंस्ट योर लोन, तो जब आप लोन का रिपेमेंट कर दोगे तो वो सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाएंगी। भाई बात सही है। बैंक सिक्योरिटी कब रखेगा? जब आप लोन का रिपेमेंट नहीं करोगे। तो अगर आप लोन का रिपेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, जो लोन का रिपेमेंट है वो कर दिया, तो आपको सिक्योरिटी भी क्या मिल जाएंगी? वापस मिल जाएंगी। तो इसीलिए इन्हें यहां पर हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों कर देते हैं जी ये भी बता दो। बड़ा माइनस इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये हमें वापस मिल जाती हैं और इन्हें हम डिबेंचर सस्पेंस के नाम से दिखा देते हैं। जितने की सिक्योरिटी हमने इशू करी वो उतने की सिक्योरिटी हम क्या दिखा देंगे उसमें से, तो माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा नील। और आपका आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 6 लाख।
सर 6 लाख कैसे आया? देखो, 6 लाख का आपने लोन लिया था। हाँ जी, लिया था। उन 6 लाख में से आपने सिक्योरिटी कितने की इशू करी थी सर? 5 लाख की। डिवेंचर सस्पेंस कितने का हुआ सर? 5 लाख का। तो 5 लाख से 5 लाख माइनस जब हुआ, तो आपके पास वैल्यू कितने की बची सर? 6 लाख की। और यही आपका इसमें आएगा। और यहां पर आप कितने लिख लोगे? 6 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मेथड फर्स्ट है तो हमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है, लेकिन अगर सेकंड मेथड है तो हमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होगा। यही तो। लेकिन सर क्या फर्स्ट और सेकंड मेथड से ही एक्चुअली हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है और कब हमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है? तो अगर सॉरी, तो अगर कंपनी जो डिबेंचर इशू है, मतलब कोलेटरल सिक्योरिटीज है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब अपनी बैलेंस शीट में शो करना चाहती है, वो डिसाइड करती है कि भाई मुझे इसे शो करना है, राइट, तो वो सेकंड मेथड यूज करेगी। मैं लिख देता हूं, देखो। इफ शोन इन, ये शोन क्या लिख दो? इफ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डिसाइड टू रिकॉर्ड लो, ये और भी आसान हो गया। इफ डिसाइड टू रिकॉर्ड। और वो फर्स्ट मेथड कब यूज होगा? इफ नॉट टू डिसाइड, इफ नॉट डिसाइडेड टू रिकॉर्ड। दोनों मेथड क्लियर हो गए। तो सर इसमें जर्नल एंट्री नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। किसने कहा नहीं बनती है? देखो, पहली एंट्री क्या बनेगी सर? पहली तो वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। वेरी गुड सर, ये तो हमने शो कर दिया। अब जहां तक ये है कि सेकंड एंट्री कौन सी बनेगी, तो सर सेकंड एंट्री लग रहा है कि सस्पेंस अकाउंट वाली बननी चाहिए। वेरी गुड। डिबेंचर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर डैश परसेंट मतलब कितने परसेंट? 10% तक। 10% डिबेंचर जाएंगे, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। गलत कह रहे हो। अगर क्रेडिट कह रहे हो तो बिल्कुल सही है। मैं बताता हूँ। अल्टीमेटली आप डिबेंचर तो इशू कर रहे हो ना, इशू तो डिबेंचर ही कर रहा हो ना। और जब भी डिबेंचर इशू होता है तो डिबेंचर जो परसेंट डिबेंचर अकाउंट है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहां पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जो 10% डिबेंचर अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए से? 5 लाख रुपए से। अब क्या सर कोई कंडीशन है कि कंपनी केवल इतने ही डिबेंचर इशू? कंपनी की मर्जी, कितने भी डिबेंचर इशू कर दे, ठीक है। और बैंक के ऊपर है वो कितने भी डिबेंचर मांगी, ठीक है। तो ये हमारी जो है कलेक्ट्रल सिक्योरिटी के दो केसेस हैं जो हमने आज क्या किए हैं, आज हमने इन्हें डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये दोनों ही टॉपिक क्या हुए होंगे, समझ में आए होंगे। अच्छा, क्या सर ऐसा भी होता है कि हमने हमने लोन का रिपेमेंट नहीं किया? बिल्कुल होता है। तो अगर नॉन पेमेंट ऑफ लोन की बात आती है तो मेरे बच्चे एक बात समझना, ये आपने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर परसेंट अकाउंट किया। क्यों किया? क्योंकि आपको उम्मीद थी कि आपने जो डिबेंचर इशू किए वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अब तो नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करा है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपके जो 10% डिबेंचर अकाउंट हैं वो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और आपका जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। पहली एंट्री क्लियर हो गई। दूसरा, बैंक लोन का पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि बैंक लोन भी तो कम हो जाएगा उतने ही रुपए से। भाई जब आपकी सिक्योरिटीज वो जब्त कर लेगा तो आपका बैंक लोन भी राइट ऑफ कर देगा, तो बैंक लोन डेबिट हो जाएगा। किसके अगेंस्ट? जो आपने डिबेंचर इशू किए हैं, 10% डिबेंचर
अकाउंट, और वो आपसे क्या और ले लेगा, इंटरेस्ट अकाउंट। ये इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन बना तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्लियर है? तो ये दो एंट्री नॉन पेमेंट के केस में बनती है। तो आपका ये जो दो टॉपिक हैं वो क्लियर हुए हैं, है ना? अगर आपको यहां पर कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप डिस्कस कर लेना। पहली चीज तो आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें आज ही। दूसरा, जितना भी डिवेंचर वाला चैप्टर अभी तक हुआ है उसका रिवीजन कर लें, और पीछे जितने भी चैप्टर हुए हैं उनकी सेल्फ स्टडी जरूर कर लें। ठीक है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आज आप पहली बार आए हैं तो, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, और साथ साथ में वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। वीडियोस पे लाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, है ना? और अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है, या आपको वीडियो कैसी लगी है बताना है, तो आप क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और फटाफट से इतना काम करके अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसी तरह से अपन लोग क्या करेंगे, नई नई वीडियोस और नए नए टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपका जो एग्जाम है वो एनी हाउ किसी भी तरह से बस क्लियर हो जाए, अपने हाथ में गवर्नमेंट जॉब आ जाए, मजा आ जाएगा। इससे बढ़िया न्यू ईयर और इस साल की शुरुआत और कुछ नहीं हो सकती है ना? तो जो भी सपना देख रहे हैं, केवीएस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अधिगम मंत्रा आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगा। लेकिन आपको भी अधिगम मंत्रा के लिए चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि अधिगम मंत्रा आपके लिए है और अधिगम मंत्रा आपसे ही है। तो इसीलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सकें, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन जो है, नॉलेज जो है वो स्केल हो सके। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।